गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग का पिछला चैप्टर समाप्त हो गया था और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जो है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अर्थात यहाँ थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पर देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण अर्थात यह प्रेरित कहाँ से होगा, कहाँ से विद्युत धाराएं उत्पन्न होंगी, तो वह चुंबक के कारण हो। चुंबक के फंक्शन करने पर, चुंबक के क्रियाशील रहने पर ही विद्युत धारा का उत्पादन होता है या विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें जो पहला जो टॉपिक है, पहले हम लोग इसको समझ लेना ही है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स कहता है कि किसी चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या किसी विद्युत के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उससे होकर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं होकर गुजरती है उसी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन जो है वह दो प्रकार से होता है। या तो हम मैग्नेट ले लिए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इससे चुंबकीय बल रेखाएं, जो हम पहले बतला चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक और वक्राकार रेखाएं होती हैं जो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इसके कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और दूसरा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर से एक बात हम ऐड करना चाहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र का जो उत्पादन होता है वह किसी आवेश के कारण होता है। किसी आवेश के कारण अगर चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह कहलाता है विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र आवेश के कारण। लेकिन अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो तो उसके कारण चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी ऐसा नहीं कि विद्युत धारा के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबक के कारण केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा नहीं है। ये विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है, आवेशों का प्रवाह है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। दूसरा इसकी परिभाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं, तथा अल्पांश क्षेत्रफल जिसे डीए कहते हैं कि अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग यहाँ, चूंकि इसकी परिभाषा जो है सर्वप्रथम किसने दी, वेबर नामक वैज्ञानिक ने दी, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जिसे WB द्वारा सूचित करते हैं। यह कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है जिसमें क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट किए हैं, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। बी डॉट डी ए यहाँ एक फिगर हम बनाए हैं, तो ये हमेशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। चुंबकीय फ्लक्स हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। यदि इनके दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो फाई इज इक्वल टू बी, जो बी जब डॉट तोड़ेंगे तो बी डी ए कॉस थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी ए कॉस 0 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी इज इक्वल बी डी ए। ये क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हो गया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र या इसकी
तीव्रता। तो इसमें अभी जो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़े थे उसके आधार पर थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि किसी चुंबकीय फ्लक्स तथा उसके अल्पांश क्षेत्रफल के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी हम लोग जस्ट बतलाए थे कि चुंबकीय फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए या b इंटू डी ए। तो b यहाँ रहने दिए, d फाई बाई डी ए, यानी यह परिभाषा किसके आधार पर हो गई? तो यह परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर। तो b इज इक्वल टू डी फाई बाई डी ए, जहाँ डी फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, जैसा कि इसका मात्रक हम लोग बतलाए हैं कि इसका मात्रक क्या होता है? वेबर, जिसको WB से सूचित करते हैं, और डी क्या है? अल्पांश का क्षेत्रफल, यानी इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कर सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो दूसरा मात्रक होता है वह होता है टेस्ला, और इसी को टेस्ला से भी कहते हैं, यानी टेस्ला भी सूचित करते हैं। अब इसकी जो एक सामान्य परिभाषा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की सामान्य परिभाषा क्या है कि प्रति एकांक चुंबकीय प्रबलता के कारण जितना चुंबकीय बल कार्य करता है, यह जितना चुंबकीय बल उस पर अप्लाइड होता है, उस पर लगता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चूँकि हम लोग बतला चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से सूचित करते हैं, जो एक सदिश राशि है, यानी B इज इक्वल टू एफ बाई पी। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया, और ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हो गया, लेकिन यह फ्लक्स से रिलेटेड है। जहाँ फ्लक्स से रिलेटेड होगा वहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जहाँ बल और चुंबकीय ध्रुव प्रबलता से रिलेटेड होगा वहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसका मात्रक को एक बार फिर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बराबर आता है कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। तो इस चीज़ को अच्छा से याद कर लेना है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, जो हम लोग का चैप्टर में जो नाम था वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब वही जो है वो टॉपिक हो गया, तुम्हारा ये टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या बतलाए थे कि जब किसी विद्युत परिपथ और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है। आपेक्षिक गति कहने का मतलब क्या है कि इसमें या तो विद्युत परिपथ जो है इलेक्ट्रिक सर्किट या तो वो कांस्टेंट होगा, और मैग्नेट जो है ये वेरिएबल होगा, या मैग्नेट वेरिएबल होगा और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कांस्टेंट होगा। दोनों में से एक का कांस्टेंट होना, एक का स्थिर होना जरूरी है। और जब ये इसको गति कराएंगे तो उससे क्या होता है कि गति कराने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जब उसे विद्युत तार से या सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो वही विद्युत वाहक बल विद्युत धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? इसकी व्याख्या सर्वप्रथम फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया, और फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ही बतलाया कि जब किसी विद्युत परिपथ तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है, और वही विद्युत वाहक बल जब इलेक्ट्रिक करंट से जो इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिया जाता है तो वह धारा में कन्वर्शन हो जाता है, धारा में बदल जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक कॉइल बना लेते हैं, कुंडली, और इसमें हम लोग क्या लगा दिए? एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाए क्योंकि यह बैटरी से यहाँ जो है एक मैग्नेट बना लिए, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। ये एक वायर है, इसको हम लोग कॉइल कहेंगे, क्लोज्ड कॉइल। अब इसको गति कराना है, यानी इसको गति कराते हुए जैसे ही इसके समीप लाएंगे, हम भी अभी जो है हम लोग इसको कांस्टेंट रखे हैं इस कॉइल को, इसको गति कराते हुए जैसे ही नॉर्थ पोल को लाएंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा।
ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा चूंकि ये जैसे ही नज़दीक लाएंगे तो यहाँ भी नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो जब नॉर्थ पोल की तरफ, और ये भी, और हम लोग जानते हैं कि अगर समान ध्रुव हो तो उसके बीच प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है, और जैसे ही हम इसको दूर ले जाते हैं तो यहाँ पास जो है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लगता है। जब इसको दूर ले गए तो ये क्या चाहता है, नज़दीक आने के लिए, और जब इसको नज़दीक लेते आए तो क्या चाहता है, दूर हटने के लिए। यानी अगर उसको दूर ले जाके छोड़ दिया गया या नज़दीक लाके स्थिर कर दिया गया तो इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी जब तक ये गति करता रहेगा। अपोजिट में रिएक्शन होता है। कहने का मतलब है कि जब वो आएगा तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, तो नॉर्थ पोल के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और जैसे ही उसको दूर करेंगे तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, तो इस स्थिति में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। लेकिन चूंकि हम लोग को विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है या विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो इसको लाकर ही एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी से ये इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि अगर इसकी गति को स्थिर रख दिया जाए, चाहे वह नज़दीक लाकर या दूर लाकर, तो इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई बैटरी भी नहीं जुड़ी हुई है कि बैटरी से विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। बैटरी नहीं है, सिर्फ क्या है, तो एक क्लोज्ड कॉइल है और दूसरा मैग्नेट है। तो यही प्रोसेस क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम, यानी उसकी व्याख्या करना है। क्या कि फैराडे ने, एक तो हम लोग समान रूप से देखिए कि जब किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब इसके संबंध में उन्होंने दो नियम दिया। कितना नियम दिया, दो नियम दिया। पहला नियम वही है कि यदि किसी बंद कुंडली में तब तक विद्युत वाहक बल, यहाँ इस शब्द को देखेंगे, तब तक विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होता रहेगा जब तक, यहाँ तब तक और यहाँ जब तक चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती रहेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि किसी बंद कुंडली में तब तक विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होता रहेगा जब तक चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती रहेगी। जैसा कि हम बतलाए थे कि एक को स्थिर रखना है, दूसरे को गति कराना है, ये नहीं कि दोनों गति में हो। एक को स्थिर रखेंगे, दूसरे को गति कराएंगे। ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चुंबक ही स्थिर रहे और कुंडली गति में हो। ये कुंडली भी स्थिर रह सकती है और चुंबक भी स्थिर रह सकता है, इसमें कोई एक स्थिर रहे। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बंद कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जितना अधिक परिवर्तन होगा उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, और जितना कम गति होगी उसका स्पीड कम होगा, विद्युत वाहक बल भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें क्या कहा है कि परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे होता है, तो परिवर्तन हमेशा निकाला जाता है उससे घटाकर। जैसे 8 और 10 में परिवर्तन कितना है, तो 10 में से 8 को घटा देंगे, वो परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हमेशा पहले से बाद वाले को पहले से घटा देते हैं और ये परिवर्तन निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यदि प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितना हो, φ1 हो मान लिया जाए, और उसके गति कराने के बाद कितना समय तक, डेल्टा टी समय। डेल्टा टी समय कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही अल्प समय, तत्क्षणिक, जिसको हम लोग कहते हैं तत्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस टाइम, तत्क्षणिक समय तक अगर हम लोग ये कराएंगे कि चूंकि धारा का प्रवाह जो है काफ़ी फास्टली होता है, उसमें 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय नहीं लगता है। जैसे ही उससे टच होता है और उसका तुरंत जो है प्रभाव पड़ने लगता है, तो डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जा रहा है,
φ2 हो जा रहा है। तो ये भी स्थितियां हो सकती है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि परिवर्तन सिर्फ बढ़कर हो, यह भी हो सकता है कि परिवर्तन घट के हो रहा हो। तो अब हम लोग यहां देखेंगे कि जैसा कि हमने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स φ1 हो पहले की स्थिति में और डेल्टा t समय में चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 हो जा रहा हो। तो अभी कंडीशन देखेंगे, यदि ये केस नंबर 1 हो जाएगा, यदि φ1 इज ग्रेटर देन φ2। कहने का तात्पर्य है कि पहले से चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा है और डेल्टा t समय के पश्चात उसका फ्लक्स क्या हो जा रहा है, φ2 यानी घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इस स्थिति में डेल्टा फाई यानी ये क्या बतला रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हम लोग बताए कि बाद के कंडीशन में से पहले के कंडीशन को घटा देंगे, यानी φ2 माइनस φ1। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, वो निगेटिव होगा। चूंकि यहाँ φ1 ज़्यादा था, φ2 कम था और कम में से हम लोग ज़्यादा को जब घटाते हैं तो क्या आता है, निगेटिव में आता है। दूसरा इसका कंडीशन है कि यदि φ1 इज लेस देन φ2, कितना समय इसमें भी लगा है, डेल्टा t समय अगर लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास परिवर्तन जो लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू, फिर घटाएंगे φ2 माइनस φ1। तो चूंकि φ2 ज़्यादा था बाद के कंडीशन में और φ1 कम था तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, अब इसमें एक और कहता है, ये कंडीशन तो हो गया, और अगर फ्लक्स बराबर हो जाता है तब तो विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा, बंद हो जाएगा। तो अब हम लोग को देखेंगे यहाँ पास कि अगर उसमें उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या अगर n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग EMF एक साथ जब लिखेंगे अब हम लोग थोड़ा परिभाषा से देख लेते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा t। डेल्टा फाई परिवर्तन को बतलाया, चाहे ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हम लोग यहाँ साइन क्या देते हैं, माइनस साइन देते हैं, क्योंकि EMF इज इक्वल टू, ये समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दे देंगे माइनस डेल्टा फाई डेल्टा t, जहाँ k क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। यहाँ कांस्टेंट का मान हमेशा हम 1 देते हैं, तो k इज इक्वल टू 1, तो EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डेल्टा t। क्योंकि इससे पहले बतलाए हैं कि समय जो होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी अल्प होता है, तो यहाँ पास हम लोग एक लिमिटेशन दे देंगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट। जब लिमिट के साथ हम लोग बैठाएंगे तो ये EMF क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, अर्थात ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। और जैसा कि हम यहाँ पर बतला रहे थे कि यदि फेरों की संख्या n हो तो EMF इज इक्वल टू माइनस n डी फाई डी टी, अर्थात फ्लक्स का समय के साथ अगर डिफ्रेंसिएशन कर दें और फेरों की संख्या से उसको गुना कर दें तो वह क्या निकल जाएगा, EMF, अर्थात EMF का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। तो यही क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। और यहाँ जो कैपिटल N लिखे हैं तो यह कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर स्मॉल n भी लिखी जा सकती है। अगर फेरों की संख्या एक ही हो तो n की जगह पर 1 बैठा देंगे तो EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, माइनस साइन उसके अपोजिट को बतलाता है, जो हम पहले बताए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि या तो जैसे दोनों के समीप लाते हैं
तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, और जब दूर ले जाते हैं तो आकर्षण का बल लगता है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इससे पर आधारित न्यूमेरिकल जो होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और ये रहा पूरा ये माइकल फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में जो नियम दिया, उस नियम का ही सूत्र हो गया। तो ठीक है, इस चैनल को अच्छा से देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको समझने की भरपूर कोशिश कीजिए, क्योंकि यह अपने कॉपी में उतारिए, सिर्फ वीडियो तक ही ना रह जाए। कॉपी में उतारिए और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है ये सार्थक हो पाएगा। वरना ये खाली टीवी फिल्म जैसा देख लीजिएगा तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तभी होगा कि जब उसको अपनी कॉपी पर, अपने नोट्स बुक पर, अपने रिवीजन नोट्स पर ये कीजिएगा। थैंक्स।